अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों आई हैं। मुल्क में पैदा होने वाले सिक्योरिटी चैलेंज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का साथ देने का इशारा दे दिया है, तो कानूनी महाज पर हुकूमत और अदलिया दोनों को बड़ा चैलेंज देने का भी इंदिया दे दिया है। कानूनी मुश्किलात में घिरे बानी पीटीआई का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल करने की धमकी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज पार्टी रहनुमाओं को जेल में बुलाया था, तहम वो खुद जेल के अंदर और रहनुमा जेल के बाहर 3 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन ये मुलाकात ना करवाई गई। आज इस मुतालिक अडयाला जेल में इमरान खान की साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल का ऐलान मैंने किया है कि वकला से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की हतमी तारीख दे दी जाएगी। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि पीटीआई और उनके खिलाफ मुकदमात के हर बेंच में काजी फाइज ईसा कैसे होते हैं। उनके वकला ने काजी फाइज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया। अब शक है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के बकौल कल अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम देता हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अवाम से हुकूमत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। मुज़ाकरात तब हुए जब किसी मसले का हल निकले। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात मजबूत ना होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो अफगानिस्तान भाग जाएंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिल सकती। गो के इमरान खान ने मुमकिन सिक्योरिटी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है, जिसमें इस ऑपरेशन की हिमायत ना किए जाने की झलक दिख रही है, लेकिन दिलचस्प तौर पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ में लचक भी छोड़ी है। इस मुतालिक उन्होंने हुकूमती आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का ऐलान भी कर दिया है। बानी पीटीआई का कहना था कि उनकी जमात के अरकान APC में सिर्फ सुनने की हैसियत में शिरकत करेंगे और यह फैसला सिर्फ पाकिस्तान की खातिर किया गया है। इमरान खान के इस बड़े मौके पर हुकूमत की जानिब से भी बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है, जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा है कि लगता है साबिक वज़ीर आज़म का मौसम तब्दील हो रहा है। उनका रवैया गैर सियासी है, लेकिन उनके दिल में कोई हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई की ख्वाहिश है। एस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कफील रही है। पीटीआई को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश अब भी बरकरार है। जहां वज़ीर दिफा बानी पीटीआई का मौसम और तब्दील होने का दावा कर रहे हैं, वहां ऐसे महसूस होता है कि बानी पीटीआई से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ और मौसम भी तब्दील हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई से मुतालिक भी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। 9 मई को जिन लोगों ने एक दिफाई अदारे के जो है वो ऊपर हमला आवर हुए हैं, उन्होंने घरों को आग लगाई है। अब उसमें मुझे बताएं कि उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। बैठे बताएं, अगर वो हमारे बस में हुई या कानून और रूल्स के मुताबिक हुई तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त सियासत में देखी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो एक शदीद कशीदगी कुछ दिन पहले तक पाई जाती थी, वो अब कम अज़ कम बातचीत के दरवाजे खुलने की हद तक जो है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, उस ऑपरेशन की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताउन की पेशकश की है। बाकी जुडिशरी के हवाले से इमरान खान की आज बड़ी सख्त राय देखने को मिली। उन्होंने भूख हड़ताल तक करने का ऐलान कर दिया कि उनके साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, अगर वो रवैया रखा जाता है जेल के अंदर या उनके केसेस के हवाले से, तो फिर वो भूख हड़ताल करेंगे। अगर भूख हड़ताल इमरान खान करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह कहना है कि इमरान खान की इस भूख हड़ताल के साथ सपोर्ट के लिए पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी भूख हड़ताली कैंप्स लगाएंगे। ये मामला जो है किस तरफ जाएगा, इस पर एक मुख्तसर ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब से हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ देर पहले ही मानसरा जलसे में शरीक थे और आज इनकी बानी पीटीआई से मुलाकात भी अडयाला जेल के अंदर हुई। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताएं कि APC के बारे से खान साहब ने रचक का मुजाहरा किया, दो ऑपरेशन के बारे से उनके तहफ़्फ़ुज़ात जरूर मौजूद हैं, तो APC में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है और वो भी सिर्फ सुनने की हद तक वहाँ पे, ये क्या मामला है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ उमूर पे उन्होंने मीडिया से अदालत के अंदर इंगेज किया
APC के हवाले से भी उन्होंने बात की मीडिया से, और इमरान खान साहब ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया था, ना वो मुज़ाकरात से इनकारी हैं। लेकिन वो एक सवाल हमेशा उठाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब मुज़ाकरात की बात करते हैं या उनकी तरफ से कोई और करते हैं तो ये कितने बाइख्तियार हैं, और क्या ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, या मतलब है क्या नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है, या कोई इसका सैर हासिल रिजल्ट भी निकलना है। इमरान खान साहब ने ये बात की थी कुछ दिन पहले, ईद उल अज़हा से पहले एक मुलाकात में। उनसे पूछा हमने कि मुज़ाकरात की बात बार बार हुकूमती लोग करते हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं करते, आप इस पे क्या कहते हैं। खान साहब ने कहा देखो, अगर मुज़ाकरात अगर होने भी हैं तो मीनिंगफुल होने चाहिए। और फिर पूछा कि किन दो चीज़ों पे या किन शराइत पे या किन नुकात पे होने चाहिए, तो खान साहब ने क्लियर कहा कि असीरान की रिहाई, अपना नाम नहीं लिया कि मुझे रिहा करो या कुछ, असीरान की रिहाई और ओरिजिनल मैंडेट की वापसी। तो अब जो APC की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो उसकी तरफ अगर खान साहब ने मस्बत पैराए में जवाब दिया है तो उसका मतलब यही है कि अगर मसाइल का हल निकलता है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब आईन के मुताबिक मुल्क चलाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले मैंडेट वापस करना होगा, ओरिजिनल मैंडेट जिनका है। क्योंकि आप ओरिजिनल मैंडेट की तरफ समर जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून तो दूसरे नंबर पे भी नहीं है, दूसरे नंबर पे तो पीपल्स पार्टी आ रही है, तीसरे नंबर पे है। अब देखते हैं कि APC का क्या रिजल्ट निकलता है। खान साहब ने तो और भी आज बड़ी अहम बातें की हैं, उस पर आज गुफ्तगू मैंने भी की, कुछ हमारे और लीडरान ने भी की है। उसमें एक जो भूख हड़ताल की तरफ उन्होंने इंडिया दिया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। मेरी तो दुआ है कि वो स्टेप ना आए और उससे पहले मामलात किसी बेहतर सिमत चल पड़े। वैसे भूख हड़ताल का उन्होंने जो फैसला किया है कि अब भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे, उस पर पार्टी ने भी कह दिया कि हम भी पूरे मुल्क के अंदर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। तो क्या ये एक इम्पेटस मिल सकता है तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को, जो बड़े अरसे से आप शुरू करना चाह रहे थे, वो मूवमेंट आपकी शुरू नहीं हो पा रही थी, तो ये नुक्ता आगाज हो सकता है आपकी किसी मूवमेंट का जो आप शुरू करना चाह रहे हैं काफी अरसे से? समर अब्बास साहब, देखिए खान साहब कभी अपने लिए नहीं वो करते, अपनी बात ना कभी की ना कभी करेंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है, 25 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है कि अपने लीडर को जो है उसको बाहर भी निकाले, और हम जो लीडरशिप में आते हैं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले कि उसके लिए हम प्लानिंग करें, और उसके साथ साथ ये इंश्योर करें, बहुत नुकसान ये कौम उठा चुकी है, किसी और लीडर का ये नुकसान बर्दाश्त ना कर सकती है, ना होना चाहिए। तो खान साहब ने अगर भूख हड़ताल की बात की है तो उस इन नुकात पे की। वहां आज जब हम मौजूद थे अदालत में, जब कार्रवाई हो रही थी अलकादिर ट्रस्ट की, कि कल जो उनके साथियों को नहीं मिलने दिया गया, हमारी जो लीडरशिप आई थी, और उसके साथ साथ जो उनके केसेस के अंदर वो कहते हैं कि अडियाला के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, उनके केसेस में जो एक रोल है, और जिस तरह गैर आईनी तौर पे इस इलेक्शन के साथ किया गया, जिसमें बहुत से लोगों का रोल, चीफ जस्टिस साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, काजी फाइज ईसा साहब की, जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराएं वक्त पे, तो ठीक है वो एक अच्छा फैसला था, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन कराना काफी था या आजाद शफाफ भी होना जरूरी है? तो आईन के मुताबिक अगर मुल्क नहीं चलता तो खान साहब के पास फिर क्या आखिरी ऑप्शन है? यही ऑप्शन है जो वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं फिर भूख हड़ताल पे जाता हूँ, फिर पूरे मुल्क में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी। मैंने आज मानसेरा जलसे में भी ये बात खान साहब की मानसेरा के अवाम और पाकिस्तानी कौम को बताई। खान साहब ने ये भी बात की, मैंने आज उनसे पूछा कि खान साहब मानसेरा में जलसा है और कल इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद के हवाले से मैंने पूछा था 2 दिन पहले कि आपका क्या पैगाम है? खान साहब ने कहा पाकिस्तानियों को कह दो आजादी, किसी सूरत पे मैं एब्सोल्युटली नॉट से पीछे नहीं हटूंगा। और आज उन्होंने दोबारा ये बात की, आज उन्होंने दोबारा ये बात की इमरान खान साहब ने कि मैं वक्त के अजीज के सामने नहीं झुकूंगा, और ये भी कहा कि गुलामी की जिंदगी से फिर आजादी की मौत बेहतर है। तो ये इमरान खान साहब तो वही खड़े हैं जहां आपने सबने उनको छोड़ा, जहां उनको गिरफ्तार किया गया था, खान साहब तो वही खड़े। अच्छा मुझे ये बताएं अली खान साहब के ये जो आप बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पे भी आज खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया कि उनके हर केस में वो होते हैं, तो ये जो रिसेंटली जब खान साहब नैब तरामीम के केस पे पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बजरिया वीडियो लिंक, वहाँ उन्होंने ऐसे कोई बात क्यों नहीं की? वहाँ उन्होंने एतराज़ क्यों दाखिल नहीं किया? आप चीफ जस्टिस के सामने आपने एतराज़ क्यों नहीं किया कि आप हमारे हर केस में क्यों होते हैं? देखिए खान साहब हमेशा किसी भी चैलेंज को फेस करने वाले आदमी हैं। नैब में जब ये केस नैब वाला जब चल रहा था, हुस्न इत्तेफाक है
हुस्न इत्तेफाक है कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट का जो वो लेटर आता है जिसमें आप किसी भी शख्स को जो किसी केस में पार्टी बनना चाहता है या जो केस में किसी में पिटिशनर हो, तो उसको एक नोटिस आता है। जब वो उनको रिसीव हुआ तो मैं मौजूद था वहाँ, खान साहब के साथ ही बैठा हुआ था अदालत में अडियाला में। तो खान साहब ने उस पर अपने हाथ से लिखा कि मैं पर्सनली आना चाहता हूं इस केस में, और अगर नहीं तो फिर कम से कम वीडियो लिंक। सर वो बात तो ठीक है आपकी, नहीं वो बात तो ठीक है, वो वहां पे चले पेश हो गए, वो तो एक अलग कहानी है सारी। लेकिन उस वक्त खान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी, काफी इश्यूज पे खान साहब ने बात की थी, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद उस वक्त नहीं किया था। बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, पिछले कई सालों से जी के तकरीबन पिछले साल 1.5 साल से तो हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मूव करना चाहती है। कभी आप कहते हैं कि हमें एतमाद है, कभी कहते हैं एतमाद नहीं है। रिसेंटली जब शेर साहब मरवत ने पिछले साल बात की थी हमें एतमाद नहीं है उनके ऊपर, तो पार्टी में उनकी सरजश हुई थी बाकायदा तौर पर। फिर बाद में उनसे भी बयान दिलवाया गया था कि हमें एतमाद है चीफ जस्टिस के ऊपर। आपकी पॉलिसी बड़ी कंफ्यूज्ड है कि एक फैसला खिलाफ आता है आप उनको रगड़ा दे देते, जरा आपको कोई उम्मीद लगती है, आप कहते हैं हमें उन पर पूरा एतमाद है। खान साहब खुद वहां पे बात नहीं करते जब वो पेश होते हैं उनके सामने फेस टू फेस जाके। देखिए, हर फैसले का एक वक्त आता है, हर एक स्टेप का एक वक्त आता है। बहुत सी चीज़ों को इमरान खान साहब ने और हमारी जो सीनियर वकला हैं उन्होंने देखा है, और अब उन्होंने मुनासिब समझा है कि ये अब एक मुनासिब या सही वक्त है कि यहाँ पे अपनी राय का इजहार कर दिया जाए। काजी फायज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस एहतराम अपनी जगह है, वो हम किसी की जाती बेतकरीनी कभी नहीं करते, लेकिन ये एक उसूली फैसला है और हक है जनाब इमरान खान साहब का। और ये एक जुडिशल नॉर्म है कि अगर किसी मोहतरम जज पे आपको एतमाद ना हो तो जज साहिबान भी इसको पर्सनल नहीं लेते, वो रिक्यूज कर देते हैं। इस वजह से कल हमारे वकील साहब जनाब नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में इस अदम एतमाद का इजहार किया, तो वो कोई जाती दुश्मनी की बिना पे सलमान अकरम राजा साहब ने रिसेंटली अदालत में खड़े होकर चीफ जस्टिस पे एतमाद का इजहार किया था। मोस्ट रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत चल रही थी। और दूसरा सर ये जो मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपकी ही पार्टी जब नून लीग उमर अता बंदयाल साहब पे एतराज़ किया करती थी, आपकी पार्टी खड़ी होकर कहा करती थी ये बड़ा गलत कर रहे हैं, ये कैसे एहतजाज कर सकते हैं, ये कैसे एतराज़ कर सकते हैं, अदालत की मर्जी है वो जैसे मर्जी करे। और दूसरा आपका जो प्रेशर है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, क्या वो इसलिए तो नहीं है कि वो जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो आपने केस दायर कर रखा है, जो आपने पटिशन दायर कर रखी है, उस पटिशन में वो बेंच में ना बैठे, इसलिए क्या प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जहां तक मोहतरम बंदयाल साहब का ताल्लुक है, एक्स चीफ जस्टिस, वो पता नहीं जिसने भी बात की है, लेकिन जो जुडिशल नॉर्म्स को समझते हैं या कोई सीनियर वकला हैं या जिनको जुडिशल प्रैक्टिस का पता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर, मतलब किसी की बेतकरीनी मकसद नहीं है, ना किसी की जातियात, ना जाती जिंदगी, आप किसी के जो उनका डिमीनर है और आपको एतमाद ना हो कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिल सकता, और उसके लिए आपने प्रॉपर तवजीह देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो आप कहें कि मुझे ना सुने, आप प्रॉपर तवजीह देते हैं। तो अगर उनको कोई डिससेटिस्फेक्शन थी मोहतरम बंदयाल साहब पे, मुस्लिम लीग नून को, उनको इसका हक था। किसी भी हमारे सीनियर वकील ने कभी इस पे कोई ऐसी बात नहीं की होगी। हाँ, पॉलिटिकल बातें लोग करते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि बंदयाल साहब ने तो हुक्म दे दिया था इलेक्शन का, नहीं होने दिया। नून लीग तो छोड़े, पीपल्स पार्टी ने, जो हमेशा आइन की एक तरह से मुहाफिज जमात अपने आप को कहती है, तो अब अगर वही बात हमारी जमात की तरफ से मोहतरम इमरान खान साहब की तरफ से हमारे वकला कर रहे हैं, तो एक उनका आईनी हक है जनाब इमरान खान साहब का, उनको एतमाद नहीं है काजी साहब पे, तो उस पे अगर वो रिक्यूज करते हैं तो ये एन जुडिशल नॉर्म्स के मुताबिक होगा, कोई जातियात नहीं है, नॉर्मल जुडिशल प्रोसीजर है। बहरहाल अब मुझे ये बताएं कि पार्टी के अंदरूनी जो इख्तलाफात का मामला है, आज आपकी मुलाकात हुई भी है, शहजादा गुलजार साहिबा की मुलाकात भी खान साहब से हुई है। इख्तलाफात के वाले से खान साहब का क्या कहना था? ये कहना कि इख्तलाफात हैं ही नहीं है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से इख्तलाफात तो है। खान साहब का इतना बयान है कि अगर कल मेरी पार्टी की लीडरशिप को मुझसे मिलने दिया जाता तो सारे अंदरूनी इख्तलाफात को मैं ख़त्म कर देता। इख्तलाफात इसका मतलब हैं, वो हैं तो किस चीज़ के ऊपर हैं? यही है कि जो अभी तक पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उसकी वो कामयाब नहीं हो सकी खान साहब को जेल से बाहर लाने में, बाकी मामलात के अंदर अदम एतमाद उनकी कारकर्दगी के ऊपर, ये इख्तलाफात किस चीज़ के ऊपर हैं? देखिए, हमारे कुछ मेंबरान जो हैं, शानदाना बीबी हैं या शहरियार खान साहब, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, या एक दो मेंबर और हैं
जुनैद साहब हैं, मरवत साहब तो उनकी तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो ये 3-4 मेंबरान, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी मेंबर को, शरियार साहब को या शानदाना बीबी को या मरवत साहब ने भी कुछ इश्यूज पे उन्होंने बात की है, तो ये कोई ग्रुप है या कोई ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है, फॉर्ड ब्लॉक है। मैं तो जब भी खान साहब के पास गया हूं तो खान साहब ने इन लोगों के हवाले से यही बात की है कि अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो मुझसे उनको आप बुलाएं, मिलाएं। अगर कल मिला देते तो उनकी जो कुछ रिजर्वेशन थी वो एड्रेस हो जाती। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि पार्टी के पुराने कारकुन हैं, शरियार साहब और शानदाना बीबी भी इलेक्टेड एमएलए हैं, और जो लोग हैं, कल उन लोगों ने जो है अपना उमर अयूब भाई के साथ और शिबली साहब के साथ इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सब लोगों के लिए एक उन सबको मुंह की खानी पड़ी है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को फॉरवर्ड ब्लॉक कहते थे या ग्रुपिंग कहते थे, उन सबको कल जवाब मिल गया है। ये आज अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के बारे से भी चूंकि खान साहब ने भी आज गुफ्तगू की थी, तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी आगे है कि कुछ लोग जो है वो इस वाले से गलत जो है वो कयास रैयां कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑपरेशन के बारे से, कहीं वो इशारा जो है वो कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ भी जो है भरपूर खुल के मुखालफत कर रही है इस ऑपरेशन की। APC में शायद आपको इसीलिए बुलाया गया। तो अगर आप वहाँ पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाते, दूर कर दिए जाते हैं, तो फिर तो आप बात नहीं करेंगे इस ऑपरेशन के खिलाफ। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम ये डिसाइड कर लें कि क्या हम सब मुहब्बे वतन हैं। हम सब मुहब्बे वतन हैं, तमाम सियासी जमातें मुहब्बे वतन हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तो सबसे ज्यादा स्टेक्स हमारे हैं। सबसे ज्यादा स्टेक्स इस मुल्क में अमन और सलामती के अगर किसी के हैं, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हैं। तो हम सब चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, और हमने हर दौर में कुर्बानी दी है। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान में अमन और सलामती होनी चाहिए, और हमें पराई जंगों से भी अपने आप को दूर चाहिए। उसूली तौर पे इमरान खान साहब हमेशा मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ रहे हैं। वहां से बड़ी वाज़ेह तौर पर वहां से वजाहत आ चुकी हुई है इस ऑपरेशन के बारे से। ये कोई बड़े पैमाने पे कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें लोगों को नकल मकानी करनी पड़े, अपने घर बार छोड़ने पड़े। ये एक ऑपरेशन है जो कि मुख्तलिफ जो माफियाज हैं या फिर जो मुल्क में मनशियात फरोशी है उनका, या फिर जो स्मगलर्स हैं उनका जो टेररिज्म का जो आपस में गठजोड़ है, उस चीज़ को तोड़ना है, दहशतगर्दों को नेटवर्क को तोड़ना। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा हैं, कोई काइनेटिक ऑपरेशन उस तरह के बड़े स्केल का नहीं होने जा रहा। तो बड़ी वजाहत इसके वाले से कर दी गई है, लेकिन फिर भी मुसलसल इसके वाले से जो है वो PTI के रैंक से हम देखते हैं कि वहाँ से तनकीद होती है। पर बहुत शुक्रिया अली वहाँ साहब, आपने आज के प्रोग्राम में हमें इतना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तस्वीर गुफ्तगू बुलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब की, जिन्होंने बताया कि खान साहब ने जेल के अंदर आज बड़ी अहम बात है कि जो उन्होंने इस भूख हड़ताल कैंप के बारे में बताया कि भूख हड़ताल अगर वो करेंगे तो फिर पूरी कौम जो है वो इत्तेदाद की तरफ जाएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है बिजली के बिलों की, उससे अवाम काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीख पा दिखाई देते हैं। इस पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उनसे बात करेंगे। मुझसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मियाँ साहब, सियासी बात तो बाद में करते हैं। ये जो आपने आवाम के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ा के एक मुसीबत आपने बढ़ा दी है, पहले ही टैक्सेस में इतना आपने इजाफा कर दिया है इस बजट के अंदर, और बिजली के टैरिफ में जो 7 रुपये 12 पैसे तक आपने इजाफा कर दिया है, ये आवाम कैसे जिएंगे इस मुल्क के अंदर? जिस बंदे की तनख्वाही 35,000 उसका बिल ही है वो 7-8 हज़ार रुपये पे चले जाना है। तो पहले ज़रा इसका जवाब दे दे, फिर मैं आगे ज़रा मज़ीद सियासी सूरत हाल की तरफ आता हूँ। वो जो खान साहब तो कह रहे हैं कि इनकी तो तबाही मच गई है, पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासत का जनाजा निकल आएगा ये इस बजट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू होगी। इमरान खान साहब का शुक्रिया जो उनको दर्द उठा मुस्लिम लीग की मकबूलियत का, या उसकी जो अवाम में साख ख़राब हो रही है। मगर सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी कौम का गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है? उस वक्त IMF से जिन लोगों ने मुआहदे तोड़े, जिस हुकूमत ने मुआहदा तोड़ा, और उसका खमियाजा जो आज कौम भुगत रही है, देखना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जो पॉलिसी साज थे, जब मुआहदा तोड़ रही थी उस वक्त की हुकूमत और सब एक पेज पे थे, तो क्यों ना इन्वेस्टिगेट किया गया कि इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेंगे और
फिर कल को ज़रूरत पड़ेगी मालियाती अदारों से डील करने की, तो हम किस सख्त शराइत से दो चार होंगे, ये उस वक्त भी देखा जाना चाहिए था। और आज जो IMF से मौजूदा हुकूमत कड़ी शराइत पे जो मुआहदे कर रही है और जिसकी वजह से बिजली के बिल या महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है या आएगा, मज़ीद आएगा, तो उस पे भी पूछना चाहिए कि आप मौजूदा जो हुकूमत है ये क्यों मजबूर हुई इतने कड़ी शराइत पे IMF से मुआहदा करने में और वहाँ से पैसा लेने में। और एक सेकंड समर प्लीज़ एक सेकंड रुक जाएं। मैं ये बात इसलिए इस तनाज़र में कर रहा हूँ कि देखें, जहाँ से कांग्रेस के मेंबरान ने 95% साइन किया, उस करारदाद को इंडोर्स किया, मंजूर की, किसके लिए की ये आपके इल्म में है? और दूसरा, वो रियासत जिसके वो कांग्रेस के मेंबर हैं उसका IMF से क्या तल्लक है, कितना असर है? क्यों ना वो करारदाद मंजूर होती है कि इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के अंदर पामाल हुए, पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर है, तो ये याद उनको नहीं आ रहा कि एक सेकंड रुकें, ये नहीं उनको ज़हन में कि भाई आप मालियाती अदारों को रोकें कि जिन्होंने मालियाती अदारों से मुआहदे तोड़े थे। जो चीजें आपने गिनी हैं, इनमें से कौन सी चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है? वो जो जिन्होंने ये रेजोल्यूशन PTI वालों ने पास करवाई है, वो जो बातें तो ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लीडर देखे जेल के अंदर है, वो कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जमहूरियत की बात होती है, वो कहते हैं ये कौन सी जमहूरियत है जहां फॉर्म 45 जो है वो बैठे हैं बाहर, फॉर्म 47 वाले इख्तियार में बैठे हुए हैं। आप खुद इस चीज तो जाओ ना। जी भाई रुक तो जाए ना। एक तो आप तकरीर बहुत लंबी करते हैं, फिर थोड़ा टाइम आपके जवाब के ही मैं काउंटर क्वेश्चन किया, अपने पास रुक जाएं। नहीं रुक जाए ना समर, एक सेकंड रुक जाएं। अगर मेरी बात की आपको समझ नहीं आई तो मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये कहा है कि जो उन्होंने बातें कही पाकिस्तान के अंदर, आप कह रहे हैं कोई चीज़ें गलत तो नहीं उन्होंने कही, मैंने इस तनाज़र में बात की है कि जिन्होंने लबनान, शाम, इराक वहाँ बमबारी करके इस्लामी ममालिक की बर्बादी कर की, दीगर ममालिक की भी, जिनको गज़ा में इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे, जिनको कश्मीर में इस्लामी इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे, और जिनको 2018 का RTS बंद करना याद नहीं रह गया, जिनको 2014 में जब CPEC अनाउंस करने के लिए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन का सदर आ रहा था और धरने दिलवाए गए थे इस शख्स से, उस वक्त उनको पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की भलाई नज़र ना आई, उस वक्त कोई करारदाद ना आई। और आज उसके लिए जो जेल के अंदर है, उस एक शख्स के लिए उनको सब कुछ याद आ गया, मगर 24 करोड़ आवाम के लिए उनको कुछ याद नहीं रहा। ये मैं बात कर रहा हूं आपको। मियां साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लॉलेसनेस होगी, इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि ये इसका फायदा कुछ भी नहीं है, सारी जो आप बात कर रहे हैं। और IMF भी यही आपसे चाह रहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। IMF भी कह रहा है इस्तेहकाम लेके मुल्क के अंदर। और ये जो आप बिजली की बात कर रहे हैं मियां साहब, मैं क्विकली इस पे जरा आदाद शुमार कुछ आपके सामने रख दूं कि बिजली की कीमत जब से आपने हुकूमत संभाली है अप्रैल 2022 से, तब से आप तक 18 रुपए में इजाफा हो चुका है। मियां साहब नहीं, इस तरह मुनासिब नहीं। पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर आदाद शुमार आप दीजिएगा। पहले मुझे ये बताएं कि आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो इस्तेहकाम आएगा तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। वो बड़े हमारे खैरखा हैं कि वो चीन की इन्वेस्टमेंट को भी कबूल कर लेंगे, वो CPEC को भी कबूल कर लेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर
दहशतगर्दी का भी खात्मा चाहते हैं, क्योंकि रातों रात अफगानिस्तान से वो निकल गए और हमें उसी हालत में छोड़ के चले गए। 6000 लोग हमने दहशतगर्द छोड़े। चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक आर्डर से, उस वक्त भी उनकी कोई करारदाद ना आई। ये बात बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है मियां साहब, उस वक्त भी उनकी करारदाद आनी चाहिए थी। एक सेकंड, उस वक्त भी वो बात आनी चाहिए थी जब 4 साल आपका महबूब लीडर जो आज जेल में है समर अब्बास साहब, वो 4 साल तमाम अदारों के साथ एक पेज पे थे, और जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरह इंसाफ देने वाले अदारे को इस्तेमाल किया जा रहा था, और जिस तरह बंदूक हाथ में पकड़ने वाले अदारे को इस्तेमाल किया जा रहा था, और जिस तरह मीडिया हाउसेस को, बहुत से मीडिया हाउसेस को वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त समर अब्बास ने भी कोई बात नहीं की, और उस वक्त वहां से भी कोई बात नहीं करवा लेते मियां साहब। बात ये कि उस वक्त करें, और ये भी एक सेकंड अब रुक जाए, किसी को गलत तरीके से इक़्तिदार से निकाला जाना, वज़ीर आज़म का टेन्योर पूरा ना होना, हमने तब भी बात की थी। आप रिकॉर्ड से निकाल के देख लें प्रोग्राम हमारे। मेरी बात सुने, आपको क्यों ये लगता है कि आप कोई एकतरफा बात कर रहे हैं? उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किए थे। बात मेरे भाई और मेरे बात सुन, अगर तो आप किसी के नुमाइंदे हो तो फिर मैं माजरत करता हूँ आपसे। मैं पाकिस्तान का पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा हूं। हक सच की बात करनी है, चाहे वो आपको बुरी लगे, पीटीआई को बुरी लगे, पार्टी को बुरी लगे। अगर आप पाकिस्तानी अवाम के लिए प्रोग्राम कर रहे हो तो आपका हक है सवाल करना। मुझे हक दें, मैं जवाब मुकम्मल दूं। वही तो आप ये ना करें कि आप नहीं, आप तकरीर पूरी करते हैं और दूसरे को मौका नहीं देते। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि उस वक्त बात होनी चाहिए थी जब मेरे भाई इंसाफ फ्राहम करने वाला अदारा पाकिस्तान के अंदर पनामा लेके आया, और पनामा 450 लोगों की फहरिस्त में इमरान खान का नाम तो था मगर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। उसको तो घसीट लिया 450 लोगों की लिस्ट में, और फिर भी पनामा में कुछ ना निकला और अकामा में सजा दे दी। उस वक्त भी आवाज उठती दुनिया के उन ममालिक की जो आज आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कबूल करता। और उस वक्त आवाज ना उठी, बल्कि ये तो उनकी पार्टी ने वहां पे ओवरसीज उनकी पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है, उन्होंने करवा ली। आप भी करवा लेते हो। आगे बढ़ते प्रोग्राम में मियां साहब, ये लंबी बहस है, आगे बढ़ते जरा। आपसे एक और मामले पे बात भी करनी है, ये जो मुकम्मल कर लेने। नहीं, आप नया से नया सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी लें। आपने कहा आप भी आवाज उठवा लेते, मैं उसका जवाब देने लगा हूं। मेरे भाई, किसी पाकिस्तान की और सियासी जमात को फॉरेन फंडिंग हुई? इतना पैसा इन ममालिक से, इंडिया, अमेरिका, इजराइल से मिला किसी जमात को? और पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि इन ममालिक से किन मकासद के लिए कोई पार्टी फंड लेगी तो ये कदगन होगी। मुझे ये बताएं कि जिन्होंने पैसा इस पे इन्वेस्ट किया था वो इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? मुझे अगर किसी ने पैसा दिया था, मैंने किसी के लिए अगर कई जिंदगी में कोई काम किया था, तो वो मेरे लिए आवाज उठाता। ठीक हो गया मियां साहब। फाइनली मुझे ये बता दें कि ये बगावत का मुकदमा जो कायम हो रहा है, जो एक खबर कल काफ़ी ज़्यादा चली, उस पर वजाहत तो दे दी अज़मा बुखारी साहब ने कि हम ने ये पहले का फैसला है, मौजूदा हमने नहीं किया ऐसा कुछ भी बगावत वाला मामला खान साहब के खिलाफ, लेकिन केपी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम भी करेंगे फिर मरीम नवाज साहब के खिलाफ और मियां साहब के खिलाफ जो उनके बयानात हैं फौजी क़यादत के खिलाफ। देखें समर, जो हमने स्टेटमेंट दिया, जब दिया, हमने नाम लेकर कहा अदारों में बैठे लोगों का, और उन्होंने जो आइन कानून की वायलेशन की सबूत के साथ हमने दी। हमने इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे में भी जो लोग बैठे थे, हाजिर सर्विस थे, उस वक्त भी हमने उनका नाम लेकर कहा। अब आ जाएं कि हम पे बगावत कोई बनाना चाहता है तो उनका शौक़ है, ज़रूर बनाएं, और ये शौक़ भी पूरा कर लें, क्योंकि ये सारे शौक़ हम उनके पहले पूरे कर चुके हुए हैं। मगर हमने जो कुछ कहा था वो एक एक करके वो चीज़ें साबित हुई, और आज भी साबित हो रही हैं। हमें कोई सबूत देने की, सफाई देने की जरूरत नहीं है। बात बताऊं, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने प्राइम में अपना वक्त के नाज़रीन। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेके ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे दो इंतहाई अहम मामलात की। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मुल्क भर में इस वक्त 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और ये बेतहाशा लोड शेडिंग उस जमात के दौरे हुकूमत में हो रही है जो मुल्क से बिजली बहरान खत्म करने का क्रेडिट लेती रही है। लोड शेडिंग की बड़ी वजह मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल है जो 6,601 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस वक्त बिजली की तलब 26,700 मेगावाट है, तहम पैदावार 20,099 मेगावाट है। यानी हुकूमत के पास मतलूबा खपत पूरी करने के लिए बिजली नहीं है, लेकिन यही हुकूमत ना देने वाली बिजली के बिल लेने बल्कि बढ़ा चढ़ा कर लेने पर मजिद है और आवाम को ना मिलने वाली बिजली के बिल बिजली बनकर गिर रहे हैं। एक रोज कबल ही हुकूमत ने IMF की एक शर्त पर अमल करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बिजली का फी यूनिट मजबूरी तौर पर 65 रुपये तक तजावुज कर जाएगा। वफाकी काबीना के सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की गई समरी के तहत बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक बढ़ा दिया गया है। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57 रुपये 63 पैसे तक हो जाएगा, जबकि एडजस्टमेंट्स मिलाकर फी यूनिट बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 65 रुपये तक पहुँच सकता है। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा करके ये यूनिट 30 रुपये 7 पैसे का हो गया है, जबकि 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे होगा। सरकारी स्केल के मुताबिक माहाना 35,000 रुपये कमाई करने वाले 200 यूनिट की मद में तकरीबन 7 से 8,000 रुपये का सिर्फ बिजली का बिल उन्हें देना पड़ेगा। और सितम यह है कि नेपरा ने 8 जुलाई को एक और अवामी इजलास तलब कर रखा है, जिसमें बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपये 72 पैसे इजाफे पर फैसला हो सकता है, जिसके बाद बिजली का फी यूनिट 72 रुपये तक पहुंच सकता है। जबकि आज ही होने वाले एक फैसले के मुताबिक मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में बिजली की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया और यह रकम जुलाई के बिलों में वसूल की जाएगी। आज के हुक्मरान माजी में लोड शेडिंग को बिजली की कीमतों के हवाले से और तवानाई बहरान पर एहतजाज किया करते थे, सख्त बयान दिया करते थे। किस तरह की बातें होती थी जरा सुन लें। अभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए, कभी ऐसा हुआ? वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। अब पंजाब में 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए सोलर स्कीम मुतारिफ कराने की बात हो रही है। देखते हैं आवाम को ये कितना रिलीफ दे सकती है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर आवाम का क्या हाल होगा, सूबाई हुकूमतों पे बड़ा ये प्रेशर होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बरतानिया की कि जहां होने वाले आम इंतखाबात के नताइज ने 14 बरस से हुक्मरानी करने वाली जमात का पत्ता साफ कर दिया है और भारत के बरक्स बरतानिया में अब की बार 400 पार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात में 650 में से 412 नशिस्तें हासिल करके अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने 14 साल से हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा धचका दिया है। इलेक्शन नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121 नशिस्तें हासिल कर पाई, जो गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में 224 कम हैं, 244 कम है। पिछले इलेक्शन में महज 202 नशिस्तें हासिल करने वाली अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने इस बार 412 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके मैदान मार लिया है। बरतानिया में हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तों की जरूरत है। लेबर पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बगैर किसी इत्तेहादी के तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। आज के प्रोग्राम में इतना। हाफिज़।